प्रदेश के अंदर अमित शाह 3 दिन की यात्रा पर निकले हुए हैं और वो जो डिसिडेंट्स हैं उनको समझाने की कोशिश करें, जबलपुर, भोपाल एंड ग्वालियर, ये 3 इलाके जहां वो जा रहे हैं। तो कम से कम बीजेपी के साथ एक चीज तो ये है ना कि वो अंतिम समय तक वो लड़ाई लड़ते हैं, भले ही हार जाए वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। खुद अमित शाह का जाना और नेताओं से बातचीत करना, उनसे कहना कि भाई अपना फोकस आप लूज मत करिए, भले ही और पार्टी किसी भी हाथ में नहीं हारनी चाहिए। प्रिया, ये एक फैक्टर है जो बीजेपी को लगातार हार से जीत पे तब्दील करती हुई दिखाई पड़ती है। कई राज्यों में उस चीज को वो पलट के दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल आशुतोष, और बीजेपी का ये भी एक है कि बिल्कुल अंत में जो होता है ना, मोदी जी का वो ब्लिट्जक्रीग ऑफ रैलीज कहते हैं कि वो एक के बाद एक रैली करते हैं, जो बम्बार्ड करते हैं। शायद अभी तक उन्होंने किया नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो हफ्ते में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में शायद वो कर लें। और उससे क्या बीजेपी का भी मानना है कि एंड में चुनाव का नतीजा को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मोदी की रैलीज। और वो हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हमने देखा था दिल्ली का एमसीडी पोल्स उन्होंने कितना सीरियसली लिया था। उस समय गुजरात का भी चुनाव चल रहा था, लेकिन दिल्ली के एमसीडी पोल्स में भी पूरा उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को गिराया था। और अमित शाह की तो नजर है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों अमित शाह संभाल रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी उन्होंने काफी रैलीज करी हैं, लेकिन वहां पे हालांकि काफी खाली सीट्स भी हमने देखी, लेकिन वो अपना लगातार काम तो कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। लेकिन एक लार्जर मैसेज भी जाता है ये जो इन सब चुनाव में बीजेपी के बारे में, चाहे वो रमन सिंह की वापसी का हो, चाहे वो वसुंधरा राजे के समझौता को देखे जाए, या शिवराज सिंह का टिकना। हमें पता है कि जनवरी में रिशफल की बात हो रही थी कि वो शिवराज सिंह को दिल्ली बुलाना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी और सेंट्रल लीडरशिप, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। तो क्या कुछ हो रहा है कि जो इनकी जो हम फाइट होती है ना, मोदी शाह की लीडरशिप वर्सेस द ओल्ड लीडरशिप, लेकिन ये जो पुराने लीडर्स है कि उनको वो इतना तरफ से हिला नहीं सके जितना वो हिलाना चाहते हैं। इसीलिए इसमें भी क्या उनकी कमजोरी देखी जाए, या उनकी वो नजर लोकसभा चुनाव पे, जैसे संजीव ने कहा कि मे बी उसको नजर लेके वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब लीडर्स जमीन से जुड़े हुए हैं। रमन सिंह का भी हम कुछ भी कहें, 5 साल तक ठंडे बक्से में रहे, लेकिन उनके अभी भी सपोर्टर्स हैं और उनके कहीं ना कहीं गढ़ में उनका इन्फ्लुएंस है छत्तीसगढ़ में। और अभी तक बीजेपी की सबसे टॉलेस्ट लीडर मेरे ख्याल रमन सिंह ही है, चाहे उनको 5 साल तक इनएक्टिव रखा उन्होंने। तो इस सब को देखकर थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना मोदी शाह की पकड़, जैसे कि हमने कहा, वो थोड़ी पहले तो जैसे कि किसी ने कहा था, बिल्कुल वही सही था कि कोई भी खड़ा हो जाए, खंबा भी मोदी के नाम पे जीत सकता है। वो उनकी पॉपुलैरिटी इस चुनाव में हमें कम दिखी जा रही है। और वो इन 3 लीडर्स को देखें तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। और यही मैसेज मैंने असम में देखा था। असम में भी वो नहीं चाहते थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा बने, उनकी चॉइस थी सोनोवाल। वहां भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सारे एमएलए वो लाए थे, उनके नाम पे आए थे, उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग करी थी। और उन्होंने एक तौर से संकेत भी दिया था कि अगर वो उनको नहीं बनाया जाए तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। यही संकेत वसुंधरा राजे भी दे सकती है। वसुंधरा राजे का भी अभी पार्टी के साथ चलना, क्योंकि उनकी बेस्ट बेट भी बीजेपी है। लेकिन अगर बीजेपी उनको उनकी ड्यू इंपॉर्टेंस ना दे, चीफ मिनिस्टर ना दे, तो फिर आंकड़े पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर बीजेपी का मेजोरिटी बहुत आगे है तो फिर वसुंधरा राजे कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर थिन मेजोरिटी आएगी तो मुझे अभी भी वो है कि वसुंधरा बागेन कर सकती हैं। और बीजेपी जैसे कि कहा कि उनको नहीं अपसेट करेंगे और उनको मान लेंगे सीएम बनना। इसीलिए वहां पे राजस्थान में थोड़ा सा इस तरह का अनसेट समझौता हो गया है। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, एक दिलचस्प बात ये जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान शायद नहीं गया है कि शायद पहला चुनाव बड़े लंबे समय के बाद है जब हमने नरेंद्र मोदी जी को बहुत एग्रेसिवली कैंपेन करते हुए नहीं देखा है। अमूमन अगर आपको याद होगा तो राज्यों के अंदर वो रोड शोज करते थे, वो दिन भर रोड शोज चला करते थे। और बंगाल का चुनाव हमें अच्छी तरीके से याद है, गुजरात का चुनाव अच्छी तरीके से याद है। इस बार वो रोड शोज दिखाई नहीं पड़ रहे, वो ब्लिट्जक्रीग उनकी दिखाई नहीं पड़ रही। इसका क्या कारण आप समझती हैं? मुझे लग रहा है कि उनको इन चुनाव में अपने खिलाफ हवा बहती हुई बहुत पहले से दिखने लग गई थी। तो वो अपना पर्सनल इमेज बहुत ज्यादा दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं। और इसी वजह से शुरुआत तो उन्होंने बहुत एग्रेसिवली की थी। एमपी में जब इलेक्शन डेट्स भी नहीं अनाउंस हुए थे, उसके पहले उन्होंने बहुत सारी रैलीज और मीटिंग्स की थी। इवन राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी की थी। लेकिन जैसे जैसे ओपिनियन पोल आने लगे और दिख रहा था कि बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है, तो उन्होंने थोड़ा अपना, मुझे लग रहा है कि बैकफुट पे अपने आप को रख लिया। और वो हर जगह अपना नाम पीछे करके कमल के नाम का वो कहने लगे कि हर वोट कमल के नाम पे होगा और हर चुनाव अब कमल के नाम पे दिया जाएगा। पहले उन्होंने सीधे सीधे अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई थी। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने यही कहा था कि आप कैंडिडेट कौन है इसको मत देखिए, हर वोट मोदी के नाम पे दीजिए। अब इस बार उनकी अपील ये है कि हर वोट कमल के नाम पे दीजिए।
तो शायद ये भाप के कि बहुत ज्यादा बीजेपी के फेवर में वहां पे नहीं है माहौल, उन्होंने अपने आप को पीछे किया है, क्योंकि जीत या हार दोनों तरह से ये बीजेपी की जो भी परफॉर्मेंस इसमें होगी उसका 24 पे थोड़ा असर पड़ेगा, चाहे इधर वे जीत जाएंगे तो भी असर पड़ना ही पड़ना है, और हार जाएंगे तो वो एक इनविंसिबल मोदी वाली जो इमेज है वो थोड़ी कमजोर तो पड़ ही जाएगी। और 24 का चुनाव अगर बीजेपी सोच के स्ट्रैटेजी बनाती है तो वो सारा का सारा दारोमदार मोदी जी के पर्सनल इमेज, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। तो उसको अभी फिलहाल बहुत ज्यादा हाई स्टेक उसको ना करके उसको थोड़ा बैकफुट पे रख के करना मेरे ख्याल से मोदी जी को लगा होगा कि ज्यादा उचित है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की अभी हम बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में संजीव जी ने सही कहा कि बड़े बोरिंग चुनाव होते हैं, या तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, वहां कोई अन्य बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, और बीजेपी ने 5 साल में ऑपोजिशन में कहीं दिखाई ही नहीं दी, कोई चेहरा उनका सामने उभर के नहीं आया। तो सडनली रमन सिंह को, मेरे कुछ वहां के जर्नलिस्ट फ्रेंड से बात हो रही थी, उनका कहना था कि रमन सिंह बेचारे खुद ही बहुत परेशान हो गए जब उनका नाम डिक्लेयर हो गया, क्योंकि उनको उसकी उम्मीद नहीं थी, जिस तरह से उनको बिल्कुल पीछे करके रखा गया था। तो बीजेपी बड़ी डुलमुल से 5 साल रही है, और सडनली अब जब ठंडे बस्ते से रमन सिंह को निकाल के खड़ा कर दिया गया है तो वो बेचारे अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल ने काम भी ठीक ठाक किया है, उनके खिलाफ कोई बड़े चार्जेस नहीं है, और सरप्राइजिंगली अभी तक ईडी सीबीआई भी मोदी जी उनके घर नहीं भेज सके हैं, बहुत कोई उनको समन्स नहीं जा सके हैं। तो कांग्रेस को एज साफ साफ दिख रही है छत्तीसगढ़ में। पूर्णिमा जी, आप क्यों ईडी को हिंट कर रही हैं कि आप वहां चले जाइए, एड्रेस भेजना चाहती हैं क्या? हमें पूरे देश में दिखाई देता है, वो पैटर्न पूरे देश में दिखाई देता है, लेकिन सब बचे हुए हैं उससे। बिल्कुल संजीव, प्लीज। बस मैं थोड़ा सा इस कंक्लूजन पे अभी और थोड़ी देर से पहुंचूंगा कि मोदी जी चुनाव प्रचार से अपने भाग रहे हैं या थोड़ा अलग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ का फर्स्ट फेज है 7th को, छत्तीसगढ़ की हार तय इस सब माने, और मतलब वहां पे वो अपना एफर्ट वेस्ट नहीं करना चाहते। नहीं तो मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा नहीं मान सकते हम कि उनको मालूम नहीं होगा कि कर्नाटक हार रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने जान झोंकी, क्योंकि एक लेवल पे इस मामले में तो उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो हार या जीत वो जान तो अपनी पूरी लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले उन्होंने रैलीज करी खूब, और इस समय सारा माहौल दिल्ली में सिमटा हुआ है टिकट फाइनलाइजेशन पे। आज भी सीईसी की मीटिंग में मोदी भी गए हैं, कांग्रेस में, तो एक बार ये टिकट्स क्लियर हो जाएं जिससे कि ग्राउंड सिचुएशन बन जाए। मेरे ख्याल से आप राजस्थान और एमपी में उनको उसी तरह से देखेंगी, ये मेरी गैस है, बाकी हमें मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिनों में कि वो सच में हार देख के हट गए या वापस से कूदने वाले हैं जोर से। बिल्कुल। ये मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, मोदी जी हार देख के पीछे हटने वालों में से नहीं है, लेकिन चूंकि इस चुनाव को सीधे 24 के उससे जोड़ के देखा जाएगा और फिर हम एनालिसिस भी उसी हिसाब से करेंगे, इसलिए शायद समझदारी इसी में होगी कि वो बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आके ना खेले। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।